क्या लिखोगे भाई क्लास के लिए? क्या पॉइंट आएगा क्लास का थ्योरी अगर मुझे लिखना? सॉरी, क्लास में सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ओके, और पॉइंट बहुत बढ़िया। लिखो भाई क्लास आपने थ्योरी दिया, वहां पर लिखोगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। शॉर्टकट में पॉइंट लिखना है, पूरा चैप्टर मुझे कवर करना है तो एकदम शॉर्टकट में जो पॉइंट लिखना है वो शॉर्टकट में लिखो, डिटेल में आपको नोट्स में सब करना है। बस इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। नेक्स्ट लाइन पे आप लिखोगे ग्रुप ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन। आप उसका सिंटैक्स लिखना है तो सिंटैक्स आप लिख सकते हो। क्लास का सिंटैक्स होता है क्लास कीवर्ड, उसके बाद उसका क्लास नेम, क्लास नेम कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, आपकी वेरिएबल फंक्शन लिखे आता है। डिटेल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बेटा इतना ही कॉन्सेप्ट को सेमीकोलन क्या आपको मैं कॉन्सेप्ट होता है। हेडिंग दो ऑब्जेक्ट runtime entity, we can create number of objects. Runtime entity, we can create number of objects. क्या फॉर्मेट रहेगा भाई, कैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे? सिंटैक्स क्या बात करोगे? क्लास नेम लिखो भाई, क्लास नेम और स्पेस देकर ऑब्जेक्ट 4 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछा है नहीं क्लास ऑब्जेक्ट के लिए, साथ में इसका एक एग्जांपल देना पड़ेगा आपको। Sorry, member function inside class. In function declaration and definition inside the class. Syntax आप बात करोगे, return type, इसके बाद उसका function ब्रैकेट के अंदर पैरेंट है, फंक्शन आउटसाइड क्लास डेफिनेशन, ये तो फिर आप आउटसाइड क्लास डेफिनेशन से लिख सकते हो। फंक्शन डिक्लेरेशन इनसाइड द क्लास एंड फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। बस उसको अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है, उसका पूरा बॉडी बाहर निकलना पड़ता है। यानी कि आप लिखोगे डिक्लेरेशन इनसाइड द क्लास and definition outside the class with class name and scope resolution operator. Return type, class name, scope resolution operator, function name, ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर और कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर मैंने सेमीकोलन किया है। ये आपका डिक्लेरेशन हो गया, ये आपका डेफिनेशन हो गया आउटसाइड क्लास डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, डिक्लेरेशन डेफिनेशन इनसाइड आउटसाइड आपको पूछा है पेपर में, इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा जाएगा। आगे का पॉइंट क्या आएगा भाई, कौन सा पॉइंट पूछा जाता है? हेडिंग दो स्टैटिक वेरिएबल, वैल्यू व्हिच इज कॉमन फॉर कंप्लीट क्लास। पूरे क्लास के लिए आपका कॉमन वैल्यू उसको आप स्टैटिक मार्क करिए, डिक्लेयर विद स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक फंक्शन व्हिच इज कॉमन फॉर गिवन क्लास। ओके चलेगा। हेडिंग दो मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन में आप लिखोगे मेमोरी फॉर static variable, static function and normal function done at class declaration. For normal variable, memory allocated separately at object creation. Next line पे आप हेडिंग लोगे friend function which can access private data of given class, using object only.
नेक्स्ट लाइन पे आप लिखोगे रेंट क्लास। रेंट क्लास given class all function can access private data of another class using object। रेंट के अंदर आप ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के हिसाब से डेटा को एक्सेस करना पड़ता है। नेक्स्ट लाइन पे आप लिखोगे कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एंड अलोकेट द मेमोरी। नेक्स्ट लाइन पे आप लिखोगे क्लास नेम फंक्शन नेम आर सेम। कॉल एट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, call at object creation automatically। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब एक कंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्वेश्चन तो आपको आने वाला है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एक क्वेश्चन तो कोई को पूछा जाएगा। ओके चलेगा। हेडिंग दो क्या डिस्ट्रक्टर सेम एज क्लास में preceded by till sign। till sign शॉर्ट में आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन पे यूज टू deallocate the memory। यूज टू deallocate the memory। हेडिंग दो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसमें आप लिखोगे नो पैरामीटर पास। तो इन ब्रैकेट जीरो लिखोगे, जीरो पैरामीटर आप भेजोगे। हेडिंग दो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वी आर पासिंग वन और मोर पैरामीटर। वी आर पासिंग वन और मोर पैरामीटर। हेडिंग दिया डिफॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो उसमें आप लिखोगे we are passing one to more, उसमें आप लिखोगे default argument कंस्ट्रक्टर में default value set to given parameter। default value set to given parameter। नेक्स्ट लाइन पे आप लिखोगे, उसमें आप लिखोगे copy constructor। it copy one object to another object। one object to another object। object pass as constructor parameter। कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में ऑब्जेक्ट को पास करो। नेक्स्ट लाइन पे आप लिखोगे डायनामिक कंस्ट्रक्टर। लास्ट पॉइंट namely allocated dynamically by using new or delete keyword। न्यू और डिलीट कीवर्ड। ओके देखो दोस्तों, ये आपका कंसेप्ट है, अच्छी तरह से देखिए। चलो सबको वीडियो मिला है, किसी को वीडियो नहीं मिला है तो वो रजिस्टर कर दो जल्दी से जल्दी। आपको वीडियो मिल रहा है, उसका कोई भी चार्जेस नहीं है। साथ में आज का जो लेक्चर है उसका भी मैं आपको वीडियो का लिंक भेज सकता हूँ, तो आपको मिल जाएगा। आज का लेक्चर को फिर से रिवाइज करोगे, सेकंड चैप्टर सबसे लेंथी है भाई, तो अच्छी तरह से देखो। आगे के चैप्टर भी छोटे मोटे। बस आपका ये प्रोग्राम है, यहाँ पर मैंने सिर्फ डेमो के लिए ये प्रोग्राम किया है। नहीं समझ में आ रहा है, किसी को भी डाउट होगा तो पूछो भाई, बस पूछो। और फिर से आप बाद में तो आपका एग्जाम के टाइम पे ही आपका डीपीएमएस रिविजन होने के बाद आपका रिविजन है। सर मुझे फिर भी कुछ डाउट है तो नॉर्मली भी आप रहता ही हो, जस्ट ट्राई तो मैक्सिमम इतना कर एक बार मुझे पहले कॉल कर ले कि सर मुझे ये डाउट है, मुझे आना है, तो फिर मैं वहां पर आपको टाइम दे सकता हूँ। बस वहां पर टाइम दे सकता हूँ, आप कभी आ सकते हो। अच्छी तरह से देखो, यहाँ पर मैंने सब कंसेप्ट दिया है। किसी को फिर से डाउट होगा तो पूछने चले। एक मैंने एग्जांपल के लिए किया है, एबीसी नाम से मैंने एक क्लास किया है। एबीसी नाम से मैंने क्लास किया है, उसके अंदर दो मैंने नॉर्मल वेरिएबल रखे हैं। आईडी नेट, आईडी नेम दो मैंने नॉर्मल वेरिएबल रखे हैं। डीटी यानी कि डेट, जस्ट डीटी सब्जेक्ट, जस्ट डेट या आज का डेट है, उसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है। उसके पहले मैंने क्या लिखा है, स्टैटिक लिखा है। तो डीटी आपका स्टैटिक वेरिएबल होता है। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, सबके लिए कॉमन है। आज का डेट क्या है, सब स्टूडेंट का आईडी अलग होगा, नाम अलग होगा, लेकिन आज का डेट सबके लिए अलग अलग नहीं रहेगा। आज का डेट 3 है तो 3 रहेगा, सबके लिए 3 रहेगा। तो सबके लिए कॉमन रखना है,
तो फिर उसको हम स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। और स्टैटिक वेरिएबल को एसेस करना है, मैनेज करना है, तो फिर आपको स्टैटिक फंक्शन के अंदर उसका कोडिंग लिखना होता है। स्टैटिक फंक्शन को मैनेज करना है तो स्टैटिक फंक्शन यूज करना पड़ता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, इस चैप्टर में आपको मेमोरी एलोकेशन, इनसाइड आउटसाइड, स्टैटिक और थ्रेड, ये चार में से एक क्वेश्चन आएगा, साथ में कंसेप्चुअल और डिस्क्रिप्टिव। इसमें से आपको एक क्वेश्चन फिक्स है, दो क्वेश्चन आपको थियरी में आने वाले हैं। ये टॉपिक है भाई, जो मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से देखो, सिर्फ टॉपिक आपको बाद में फिर से रिपीट होते जाएगा। ऐसे नहीं कि आज ही छोड़ दिया, इसको ऑप्शन में छोड़ दिया, आप तो आगे आपको रिपीट होते जाएंगे। तो अभी मत छोड़, ऑप्शन में मत छोड़ो, तो पढ़ाई कर थोड़ा आगे तू और समझ पाएगा। डीटी जो कॉमन है उसको मैंने स्टैटिक बना दिया। सबके लिए कुछ तो कॉमन वैल्यू होता ही है। क्लास का नाम क्या है? कॉमन है। कॉलेज का नाम क्या है? कॉमन है। आज तक दिन कौन सा है? कॉमन है। सबके लिए कॉमन रहता है। तो ऐसे कॉमन वैल्यू को स्टैटिक बनाते हैं। नॉर्मल स्टैटिक डेटा को मुझे मैनेज करना है तो उसको स्टैटिक फंक्शन के अंदर लिखते हैं। ये आपका दो कंसेप्ट होता है। स्टैटिक को पब्लिक में लिखा जाता है, आपको फंक्शन लिखना है तो स्टैटिक फंक्शन को स्टैटिक कीवर्ड डालो तो स्टैटिक फंक्शन क्रिएट हो जाता है। ये आपका फॉर्मेट है। उसके बाद एबीसी। एबीसी क्या है? ये आपका क्या बोलोगे इसको? कंस्ट्रक्टर है। क्यों? क्लास का नाम एबीसी, फंक्शन का नाम एबीसी। समझ गया? क्लास का नाम एबीसी, फंक्शन का नाम एबीसी, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर हो गया। कंस्ट्रक्टर में मैंने कुछ पैरामीटर पास किए, कुछ भी पास नहीं किया, यानी कि ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये तो स्टैटिक फंक्शन हो गया। उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर हो गया। यहाँ पर ये मैंने फॉर्मेट लिखा, सिर्फ रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन का नाम होता है, ब्रैकेट के अंदर मैंने कुछ तो पैरामीटर डेटा टाइप बता दिया। आगे मैंने सेमीकोलन लिखा, यानी कि ये सिर्फ मैंने फंक्शन को डिक्लेयर करके रखा है। डिक्लेयर करके रखा है, उसका पूरा बॉडी क्या है वो मुझे यहाँ पर क्लास कंप्लीट हुआ, सेमीकोलन दिया, यानी क्लास कंप्लीट हुआ, और बाद में फिर मैंने सेट फंक्शन को डिफाइन किया। आउटसाइड क्लास डेफिनेशन, आउटसाइड क्लास डेफिनेशन। कंस्ट्रक्टर को मैंने इनसाइड लिखा है, इसको मैंने आउटसाइड लिखा है। सब मुझे कंस्ट्रक्टर को भी बाहर लिखना है, कंस्ट्रक्टर को भी बाहर लिख सकते हैं। लिखने का तरीका होता है, बाहर लिखते हैं तो फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले रिटर्न टाइप होगा, कौन से क्लास का फंक्शन है, क्लास का नाम बताओ, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बताओ, और फंक्शन का नाम क्या है। कौन सा फंक्शन का नाम है? सेट फंक्शन। तो सेट फंक्शन मैंने आउटसाइड लिखा, ये फॉर्मेट होता है। उसके अंदर कुछ तो नेम का वैल्यू एक्सेप्ट करना है, नेम को कॉपी करना है, टाइप इक्वल टू से कॉपी होगा, मल्टीपल कैरेक्टर। strc वैल्यू जी यूज करना पड़ेगा। strc को वैल्यू यूज करो तो फर्स्ट string.h मिरर पे लिखना पड़ता है। तो सबको प्रोग्राम में पूछा है, यहाँ पर ये कंसीडर आउटसाइड क्लास डेफिनेशन होगा। बाद में फिर से भी थियरी पे आपको, लेकिन यहाँ पर देखो तीन चार कांसेप्ट मैंने सब मिक्स करके लिए सिर्फ आपको डेमो दे। वैसे ये सारा एकदम कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक ही प्रोग्राम में सब देख जाओगे तो आपको आधा कांसेप्ट भी यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है। ये आपका कांसेप्ट है। डिस्प्ले क्या है? क्लास के अंदर का क्या भाई, कुछ क्लास के बाहर मैंने लिखा है। अच्छी तरह से देखो, पॉइंट देखो, क्लास के बाहर लिखा है। अभी सेट और डिस्प्ले में क्या डिफरेंस दिख रहा है? सेट को पहले मैंने क्लास के अंदर डिक्लेयर करके रखा है, यानी कि यहाँ पर मेरे बात क्या है कि सेट जो फंक्शन है वो एबीसी क्लास का फंक्शन है। डिस्प्ले को मैंने कुछ बोला कि भाई डिस्प्ले नॉर्मल कोई तो बाहर का फंक्शन है, डिस्प्ले नॉर्मल बाहर का फंक्शन है, लेकिन फिर भी डिस्प्ले के अंदर में क्या डिस्प्ले करो भाई? आईडी और नेम डिस्प्ले करो। कौन सा आईडी और नेम? एक क्लास के अंदर का जो प्राइवेट डेटा है उसको मैं एक्सेस करो। नॉर्मली अगर मैं आईडी और नेम को दिखाता तो आपको डायरेक्ट एरर आ जाता है कि भाई आईडी नेम आपका प्राइवेट डेटा है, क्लास के बाहर तो कैसे जाता है, तो तुझे अलाउड नहीं। तो आपका ये थ्रेड फंक्शन मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। क्लास के बाहर थर्ड पार्टी के पास मुझे मेरा कुछ प्राइवेट डेटा एक्सेस करने देना है, तो उसको पहले आपको प्राइवेट बताना पड़ता है। तो डिस्प्ले को देखो मैंने थ्रेड बना दिया है। थ्रेड कीवर्ड लिखो, रिटर्न टाइप क्या है वो बताओ, उसके बाद उसका फंक्शन का नाम क्या है वो बताओ, उसके अंदर क्या पैरामीटर होगा। ऑब्जेक्ट को तो आपको पास करना ही पड़ता है, ऑब्जेक्ट को आपको पास करना पड़ता है। एबीसी क्लास के अंदर का डेटा मुझे एक्सेस करना है, ये आपको एबीसी लिखो। थ्रेड कंसेप्ट आपको पूछा है, कभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी तरह से लिखो। ये जो सारे पॉइंट है ना, ये आपके रूल्स हो जाते हैं। अब थियरी में वही आएगा कि थ्रेड फंक्शन क्या होता है, आपको यही बताना होता है कि थ्रेड फंक्शन क्लास के बाहर का कोई तो फंक्शन रहेगा, क्लास के अंदर उसका कुछ भी कनेक्शन नहीं होगा, वो प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना है, प्राइवेट डेटा कैसे एक्सेस करेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस करेगा, डायरेक्ट आईडी नेम चलेगा नहीं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आईडी वैल्यू नहीं यूज करूंगा। क्लास के बाद आपका आईडी नेम डायरेक्ट चलेगा थ्रेड फंक्शन के अंदर, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस करना पड़ता है। थ्रेड फंक्शन को पहले क्लास के अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है बाय यूजिंग थ्रेड कीवर्ड। ये आपको कंसेप्ट होता है, जिस क्लास का डेटा एक्सेस करना है वो पैरामीटर आपको भेजना पड़ेगा। क्लास में सेमीकोलन देखना पड़ता है, यानी जो डिक्लेरेशन का, ये थ्रेड फंक्शन का मैंने डिक्लेरेशन कर दिया है।
डिक्लेरेशन ये मैंने फ्रेंड फंक्शन का करके रखा है, ये आपका फॉर्मेट है, तो ये आपका फ्रेंड फंक्शन है। अभी अच्छी तरह से प्रोग्राम कैसे चलता है, अभी कुछ पॉइंट आपकी कंसेप्ट साथ में एक पॉइंट आता है, डेट को मैंने स्टैटिक वेरिएबल कर दिया है। नॉर्मली स्टैटिक ये जो वेरिएबल है ये आपके पब्लिक सेक्शन में रखो, प्राइवेट में मत रखो, क्योंकि उनको बाहर से ऐसे कॉमन है तो पब्लिक में रखो। ये आपका फॉर्मेट है, डेट को मैंने स्टैटिक कर दिया है। अगर किसी वेरिएबल को आप स्टैटिक बनाते हो तो क्लास खत्म होने के बाद उसको फिर से डिक्लेयर करना पड़ता है, उसको फिर से डिक्लेयर करना पड़ता है। उसका टाइप कौन सा था, इंटीजर था। कौन से क्लास का मेंबर है भाई, एबीसी क्लास का, उसको क्या है भाई, बाद में इसको भी सॉल्यूशन देना होता है। वेरिएबल का नाम क्या था, डेट, उसमें कुछ वैल्यू सेट करना है तो करो, नहीं किया तो जीरो से वो बाई वैल्यू सेट हो जाएगा। मुझे उसमें कुछ वैल्यू सेट करना था तो 3 वैल्यू मैंने उसमें सेट कर दिया। ये आपका फॉर्मेट है, डिक्लेयर आपको बाद में करना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं लिखोगे आपको डायरेक्ट एरर आएगा। ये आपका फॉर्मेट है, 4 पॉइंट आपके हो गए। यहां पर किसी बात में रिवाइज करूंगा, एबीसी क्लास का मैंने ओ नॉर्मल ऑब्जेक्ट किया। क्या होगा भाई, जब मैंने सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखा तो ऑटोमेटिकली उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्जेक्ट या कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता, बाकी के सारे फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ता है, आगे का स्टेटमेंट मुझे लिखना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है कब भाई, जब आपने उसका ऑब्जेक्ट किया, जब उसने ऑब्जेक्ट किया तो उसका मेमोरी एलोकेट हो जाता है। मेमोरी एलोकेट करने के लिए आपका कंस्ट्रक्टर यूज होता है, ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। क्या आपका फॉर्मेट है, कंस्ट्रक्टर के पास वो आ गया एबीसी, एंटर आईडी पूछ रहा है, वो एंटर आईडी पूछा है, मैंने कुछ आईडी बताया दिया अभी 100 मेरा कुछ आईडी, ओके चलेगा। इधर आ गया ओ डॉट सेट, ओ मैंने ऑब्जेक्ट किया, फिर से सेट फंक्शन को कॉल करो। ये क्या बात कर रहे हैं भाई, सेट फंक्शन को क्लास के बाहर लिखा है, ओके चलेगा। यहां पर क्या आ गया, सेट फंक्शन का जो भी मैंने मैसेज पास किया तो वो एन के अंदर आया, एन का डेटा नेम के अंदर आ गया। ओ का नेम आपका सेट हो गया भाई, C++ मैंने नेम सेट कर दिया। उसके बाद देखो भाई एच डेमो यानी कि कौन सा फंक्शन था भाई, स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था ओ डॉट डेमो, मैं लिख सकता था, लेकिन नॉर्मल स्टैंडर्ड कंसेप्ट होता है स्टैटिक फंक्शन या स्टैटिक वेरिएबल को आपको एक्सेस करना है तो क्लास के नाम से एक्सेस करना है, वो किसी ऑब्जेक्ट का नहीं है, वो पूरे क्लास का है। बस आज का पर्टिकुलर पर्सन सर का डेट क्या है ये नहीं कुछ बोल जाता है, आज का डेट क्या है, आज का डेट क्या है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से नहीं बात किया जाता है। मार्डर का डेट क्या है ऐसे नहीं बोला जाता है, बस पूरे आज का डेट क्या है ये कंसेप्ट बोला जाता है। तो पर्टिकुलर किसी के नाम से एक्सेस किया जाता है, जो कॉमन वैल्यू पूरे ग्रुप के हिसाब से लिखा जाता है, तो वही कंसेप्ट है। कॉलेज का नाम क्या है ये नॉर्मली बोला जाता है, कॉलेज का नाम क्या है, कॉलेज यानी कि ग्रुप है, तो उसमें से इसलिए एच डेमो स्टैटिक फंक्शन है, उसको कॉल करना है तो मैं ओबीसी से मैं कॉल नहीं करूंगा, उसको मैं क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस करूंगा। तो क्लास का नाम है एबीसी, उसके बाद स्कोप डिक्लेरेशन ऑपरेटर और बाद में आपका फंक्शन ये आपका फंक्शन है। तो एच डेमो आपका फंक्शन कॉल होगा, डेट का वैल्यू क्या है, ये आपका डेट का वैल्यू था वो आपको शो कर देगा। उसके बाद डिस्प्ले, डिस्प्ले कौन सा फंक्शन है भाई, क्लास के अंदर का या क्लास के बाहर का भाई, क्लास के बाहर का फंक्शन है भाई, क्लास के बाहर का फंक्शन है, ओके चलेगा। क्लास के बाहर का फंक्शन है तो उसको मुझे o.abc o.display या फिर abc.display वगैरह मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, बाहर के फंक्शन को मैं डायरेक्ट एक्सेस करूंगा। बस क्लास के अंदर मुझे एंट्री नहीं करना है, नॉर्मल फंक्शन है तो डायरेक्ट मैंने उसको डिस्प्ले से कॉल किया, डिस्प्ले से कॉल किया। डिस्प्ले आपका कॉल हो रहा है, लेकिन कॉल होते वक्त आपको फ्रेंड फंक्शन को मैनेज करना है तो आपको ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। किसका डेटा डिस्प्ले करना है, ओ के लिए जो भी आपने डेटा सेट किया था आईडी ने उसको मुझे डिस्प्ले करना है, तो उसको मैंने ओ को मैंने यहां पर पास कर दिया t.id, यानी कि ओ का आईडी शो करेगा, ओ का आईडी जो भी 100 होगा वो आपको डिस्प्ले करेगा t डॉट में, t यानी कि ओ का जो नेम आपने C++ सेट किया था वो आपको यहां पर डिस्प्ले होगा। थोड़ा डिफिकल्ट कांसेप्ट है, मैं फिर से बात करता हूं सर, मुझे प्रोग्रामिंग आज तक नहीं आ रहा है, मैं फिर से बात करूंगा, सिर्फ थ्योरी पे काम करेंगे, तो थ्योरी पे रिवाइज कर रहे, थ्योरी करेगा तो भी तो अच्छा सा स्कोर कर लेगा, बस अच्छा सा स्कोर करेगा। प्रोग्रामिंग के लिए तो ऑनलाइन पढ़ाई 3 सेमेस्टर आपके पास है, तो आपको फिर से प्रोग्रामिंग पढ़ेगा, बस वैसे दिखाया तो 15 दिन के बाद फिर से तू फैक्टोरियल नंबर क्या होता है, इवन ऑड क्या है वही स्टार्ट कर लेगा, बस वो कंसेप्ट है। तो टेंशन मत ले, अभी प्रोग्रामिंग नहीं आ रहा है तो ये पढ़ेगा, बस थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट कर, आपको फायदा होगा, ओके चलेगा। ये आपका फॉर्मेट है, डाउट होगा तो पूछो भाई। स्ट्रक्चर से मुझे प्रोग्राम करना है, अभी तो ये बेसिक प्रोग्राम है भाई, जो अभी कंसेप्ट होता है वही कंसेप्ट है, डाउट होगा तो पूछने चलो।
एम्प्लॉय स्ट्रक्चर करना है मुझे, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर करना है, उसके अंदर रोल नंबर नेम है, डेटा सेट करना है, शो करना है। रेगुलर आपका फॉर्मेट है, अप्लाई करो। स्ट्रक्चर एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन आ सकता है नहीं, या फिर स्ट्रक्चर और क्लास में डिफरेंस क्या है, सी प्लस प्लस का कंसेप्ट चलेगा। ओके चलेगा, स्ट्रक्चर आपको पूछा जाएगा एम्प्लॉय आईडी सैलरी नेम की वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, लास्ट में सिलेक्ट कर दो। बाद में कुछ नहीं, आपको डेटा एक्सेप्ट करना है, डेटा शो करना है, स्ट्रक्चर कीवर्ड लिखो, स्ट्रक्चर का नाम क्या है एम्प्लॉय, उसका एक वेरिएबल क्रिएट करो और बाद में डेटा को आप एक्सेप्ट कर दोगे। क्लास में क्या आ रहा है तो स्ट्रक्चर ऑफ आप सिलेक्ट करोगे e.id e.name e.salary, सब में उसको शो करना है तो e.id e.name e.salary से डेटा को मैंने डिस्प्ले कर दिया। सर नहीं समझ में आ रहा है तो भी स्ट्रक्चर का ये आपका कांसेप्ट है। रेगुलर फॉर्मेट सेम प्रोग्राम मुझे क्लास में करना है। अभी ये क्लास तो आपका एकदम टाइप पास कुछ भी नहीं, यहाँ पर एम्प्लॉय में क्लास कर दो, सेट फंक्शन शो फंक्शन, सेट के अंदर डेटा सेट करो, शो के अंदर डेटा शो करो, वेरिएबल मैंने क्रिएट किया पब्लिक सेक्शन में करो, एम्प्लॉय का ई ऑब्जेक्ट किया, सेट और शो फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ता है। ये आपका कांसेप्ट है। यहाँ पर आपको कुछ पहले कीवर्ड लिखना नहीं होता है, क्लास एक स्ट्रक्चर कुछ लिखना नहीं होता है, स्ट्रक्चर का प्रोग्राम है तो वहां पर सब कीवर्ड आपको लिखना मस्ट होता है। ये आपका फॉर्मेट है, बेसिक आपका कांसेप्ट। उसके बाद यहाँ पर सेट प्रोग्राम मैंने एरे से बताया आपको एक प्रोग्राम पूछा जा सकता है, एक प्रोग्राम आपको बेसिक में पूछा जाएगा, उसमें भी स्ट्रक्चर से ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, फिर से सेट फॉर्मेट, स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर करना है तो स्टूडेंट मैंने फॉर्मेट किया, रोल नंबर नेम, दो वेरिएबल मैंने यूज किए हैं। मेन के अंदर स्टूडेंट एरे से करना है, 3 स्टूडेंट का मुझे एरे करना है। क्वेश्चन में मैंने बात किया था कि अगर एक के लिए पूछा जाता है, 2 के लिए पूछा जाता है रेगुलर बेसिस पर, 2 से ज्यादा पूछा जाए 3 5 10 500 तो समझ जाओ एरे का कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। 3 के लिए मुझे कंसेप्ट बोला गया था, 3 स्टूडेंट के लिए तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे 3 लिखना है, रेगुलर आपका फॉर्मेट। उसके बाद सारा डेटा मुझे एक्सेस करना है, एरे का कंसेप्ट आ गया, फॉर टू फॉर्म को यूज करना है। 3 साइज का तो 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक, यहाँ पर डेटा एक्सेप्ट करो, यहाँ पर डेटा शो करो। स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी नहीं, आपको डायरेक्ट सीन से आउट से डेटा एक्सेप्ट और शो करो। सेम में एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट आपको क्लास से प्रोग्राम करना है और फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का ये प्रोग्राम आना चाहिए। थ्योरी के लिए भी आपको क्वेश्चन आ सकता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वही आप बताओगे कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट का एरे कर लिया, किसी एरे का ऑब्जेक्ट कर लिया तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, सारे ऑब्जेक्ट आपके सिचुएशन लोकेशन पे एक्सेस होते हैं, डेटा को एक्सेस करना वगैरह सब आपका आसान हो जाता है। आप देखने बताओगे उसने एक एम्प्लॉय का मैंने रेगुलर क्लास किया, आईडी सैलरी ने सेट किया, डेटा शो करो, डेटा सेट करो, डेटा शो करो, आपका डेटा सेट हो जाएगा, शो हो जाएगा। मेन फंक्शन के अंदर एम्प्लॉय का ई ऑब्जेक्ट क्या भाई, एम्प्लॉय का ई ऑब्जेक्ट करो और फिर उसको फॉर लूप से पहले सेट फंक्शन कॉल किया, फिर से फॉर लूप का शो फंक्शन को मैं डिस्प्ले करूं। देखो आपका फंक्शन कुछ भी बेसिक आपके प्रोग्राम में क्लास मैंने बताया भी 3-4 मार्क्स का जाता है। अभी आपने देखा भी क्लास यानी कि क्या होता है, यूजर डिफाइंड, आपके हिसाब से आप डिफाइन करते हो। क्लास यानी कि डेटा और फंक्शन यानी कि वेरिएबल फंक्शन का ग्रुपिंग होता है। क्लास आपका बहुत सारे ग्रुपिंग होता है, एक जैसी सारी टाइप होते हैं, क्लास के अंदर सारे ऑब्जेक्ट एक जैसी नहीं है, बिलोंगिंग टू दैट क्लास, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप क्लास के कर सकते हो। सिंटैक्स होता है, डिटेल आपका पढ़ना है, क्लास का नाम लिखो, कंडीशन ओपन क्लोज सेमीकोलन, वेरिएबल देते हैं, फंक्शन होते हैं, वेरिएबल होते हैं, फंक्शन होते हैं, वैसे प्रोटेक्टेड वेरिएबल फंक्शन आप डिफाइन करते हैं। बेसिक आपका फॉर्मेट ऑब्जेक्ट यानी कि क्या होता है, लड़ते हैं एक ही क्लास के आप अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट होंगे, सारे ऑब्जेक्ट एक क्लास के ही है तो सारे सेम टाइप का ही आपको फॉर्मेट फॉलो करेंगे। स्टूडेंट का आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो। मेंबर फंक्शन को 2 तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। अभी आपने प्रोग्राम देखा कि भाई कुछ फंक्शन हमने क्लास के अंदर लिखा, डिक्लेरेशन डेफिनेशन दोनों क्लास के अंदर है तो वो फिर आपका इनसाइड क्लास डेफिनेशन होता है। अगर डिक्लेरेशन इनसाइड है, डेफिनेशन आउटसाइड, तो फिर वो आउटसाइड क्लास डेफिनेशन का फॉर्मेट क्या है। Inside class definition, declare and define member function within the class. Declaration भी क्लास के अंदर लिखा, इसका पूरा बॉडी भी मेरे क्लास के अंदर लिखा। Inside class definition होता है, इसको कोई भी एक्स्ट्रा ऑपरेटर का जरूरत नहीं होता, स्कोप डिक्लेरेशन में कुछ भी आप जरूरत नहीं होता है, एक्सप्लिसिट कुछ आपको डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं होता है। फंक्शन रिटर्न इन क्लास, क्लास के अंदर ही आप डिफाइन करते हो। ये जो फंक्शन है ये आपका इनलाइन फंक्शन जैसे ट्रीट होता है।
2 मार्क्स के लिए आपको पूछा था इनलाइन फंक्शन। एकदम शॉर्टकट में आप बात करोगे कि इनलाइन फंक्शन यानी कि जो एकदम छोटा सा फंक्शन है, जो एकदम छोटा सा फंक्शन है, इजी फंक्शन है, उसको हम इनलाइन फंक्शन मानते हैं। वो इनलाइन फंक्शन का बात करते हैं तो वो आपको फॉर्मेट होता है इनलाइन फंक्शन यानी कि जस्ट मैं कुछ को शो करूं, एक्सेप्ट करो, डिस्प्ले करो, तो आपका इनलाइन फंक्शन जैसी है। जितने भी हमने नॉर्मली सेट फंक्शन अप्लाई किए सारे इनलाइन फंक्शन जैसे क्रिएट होते हैं। अगर उसके अंदर में कुछ कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग करता हूं, मॉड्यूल लगाया, कुछ मैंने व्हाइल लूप लगाया, कुछ फैक्टोरियल का कैलकुलेशन किया एक आधे फंक्शन के अंदर, तो फिर वो डिफिकल्ट होता है, तो फिर वो आपका इनलाइन फंक्शन नहीं बनता। तो आप बेसिक वही बात करोगे, अगर किसी फंक्शन के अंदर बेसिक पढ़ेंगे तो आपका इनलाइन फंक्शन है। तो नॉर्मली अगर क्लास के अंदर मैंने लिखा फंक्शन तो वो इनलाइन फंक्शन जैसे काम करता है। इनलाइन फंक्शन थोड़ा वर्किंग में एफिशिएंट होता है, थोड़ा वर्किंग में एफिशिएंट होता है, क्योंकि वो इधर उधर जाने का वो टेंशन नहीं लेता है, वो उधर कॉपी कर देता है, एक बार डेटा कॉपी करता है तो डेटा ट्रांसफर करने का काम एफिशिएंटली हो जाता है। तो ये आपका फॉर्मेट है, इनसाइड क्लास डेफिनेशन, आउटसाइड क्लास डेफिनेशन। क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हो, आगे मैंने सेमीकोलन लिखा यानी कि ये क्लास के अंदर सिर्फ मैंने फंक्शन को डिक्लेयर करके रखा, और जो फंक्शन का पूरा बॉडी है वो क्लास के बाहर लिखो, वो क्लास के बाहर लिखो। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। इनसाइड क्लास डेफिनेशन डिक्लेरेशन करके रखो, सिर्फ फंक्शन का डेटा टाइप क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, आर्गुमेंट जो भी होंगे वो जो बताने का तरीका होता है उसको डिक्लेरेशन बोलता है, और पूरा फंक्शन का बिग कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज इसके साथ जो आप लिखते हो उसको फंक्शन का डेफिनेशन बोलते हैं। तो डिक्लेरेशन इनसाइड है, डेफिनेशन आउटसाइड। आउटसाइड कैसे लिखोगे, रिटर्न टाइप लिखो, उसके बाद क्लास का नाम, वो डिक्लेरेशन स्पेशल ऑपरेटर का चिन्ह होता है, और बाद में फंक्शन का नाम डिक्लेयर करोगे। आप ऑपरेशन करोगे, इससे आपका पूरा फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। आउटसाइड क्लास डेफिनेशन, उसी का एग्जांपल दिया भाई, एक आपका इनसाइड है, एक आपका आउटसाइड है। एग्जांपल के हिसाब से ये प्रोग्राम फिर आपको कोई भी प्रोग्राम पूछा जा सकता है। डेमो क्लास का डी ऑब्जेक्ट किया, डेमो क्लास का डी ऑब्जेक्ट करो, और डी डॉट शो लिखो। शो फंक्शन आपका क्लास के इनसाइड ही पूरा फंक्शन लिखा, ये क्लास के इनसाइड डेफिनेशन होगा। सेम फंक्शन को मुझे क्लास के बाहर लिखना है, यहाँ पर आपका क्लास खत्म हो रहा है, शो फंक्शन मैंने लिखा है, उसको सिर्फ डिक्लेयर करके रखा है, उसका जो पूरा बॉडी है क्लास के बाहर मैंने लिखा है, क्लास के बाहर मैंने उसका बॉडी लिखा है। तो ये आउटसाइड क्लास डेफिनेशन का प्रिंसिपल है। कॉल करते हो आप रेगुलर बेसिस पे कॉल करते हो, बस कॉल करने में कुछ भी चेंजेस नहीं होता। स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक फंक्शन का ये कंसेप्ट आता है, स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक फंक्शन। अच्छी तरह से देख भाई, स्टैटिक वेरिएबल एक मैंने इंटीजर एक वेरिएबल लिया भाई, एक कॉलेज कोड में 2 मिनट ओके चलेगा। ये प्रॉब्लम आता है, कॉलेज कोड क्या है, सबके लिए कॉमन कॉलेज कोड होता है, या सबका कॉलेज कोड अलग अलग नहीं होता। अगर मैं रेगुलर वे से इंप्लीमेंट करता हूँ, चलिए आप ये पॉइंट क्रिएशन करोगे कि अगर मैं रेगुलर वेरिएबल क्रिएट करता हूँ तो कॉलेज कोड कॉलेज कोड कॉलेज कोड कॉलेज कोड जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सबके लिए कॉलेज कोड के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगा, और ये आपका बहुत मेमोरी वेस्टेज में जाएगा, क्योंकि सबसे कॉलेज कोड तो सेम रहेगा भाई। अगर कॉलेज कोड चेंज भी हो जाता है, 5000 की जगह पर 6000 होता है, तो सारे ऑब्जेक्ट में आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, सारे ऑब्जेक्ट में आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज कोड तो सबका ही चेंज होगा भाई, ये आपका फॉर्मेट है, सबको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये आपका थोड़ा स्लो प्रोसेस आता है, डिफिकल्ट हो जाता है, मेमोरी भी वेस्टेज में जा रहा है, प्रोसेस भी स्लो हो रहा है। इसी की जगह पर मैं क्या करता हूँ, कॉलेज कोड को भी स्टैटिक करता हूँ। कॉलेज कोड को अगर मैंने स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया तो जो वेरिएबल स्टैटिक होता है उसको क्लास के बाद फिर से डिफाइन करना होता है, कौन सा डेटा टाइप है, कौन से क्लास का है, स्कोप डिक्लेरेशन ऑपरेटर, फंक्शन वेरिएबल का नाम क्या है, और बाद में कुछ वैल्यू सेट करना है तो सेट कर सकते हो। ये आपका फॉर्मेट है, यहाँ पर मैंने इसको वैल्यू सेट कर दिया, और फिर बाद में अगर मैंने ऑब्जेक्ट को एक लिखा तो इस सिचुएशन पे क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या है, कॉलेज कोड, कॉलेज कोड के लिए एक ही सेपरेट मेमोरी एलोकेट हुआ, एक ही बार उसका मेमोरी एलोकेट हुआ, बार बार उसका कॉपी क्रिएट हो रहा है, और जब भी मैं उसको एक्सेस करने जाता हूँ कॉलेज कोड, तो ये कॉलेज कोड इसी को पॉइंट करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, S1 हो, S2 हो, S3, S4, S5, कितने भी ऑब्जेक्ट हो, कॉलेज कोड इसी को पॉइंट करेगा, क्योंकि वो कॉमन है। सेम सिचुएशन में अगर मेरा कॉलेज कोड की जगह पर 6000 हो जाता है, तो जो भी ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस करेगा उसको 6000 ही मिलेगा, मुझे चेंजेस एक ही जगह पर करना पड़ा।
एक ही जगह पर चेंजेस किया, सारे स्टूडेंट को सेम कॉलेज कोड, अपडेटेड कॉलेज कोड मिल जाएगा। क्या आपका फायदा होता है? स्टैटिक वेरिएबल। मोस्ट ऑफ आप में वही बात करते हो, जो वैल्यू कॉमन होता है, सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, उसको हम स्टैटिक वेरिएबल के हिसाब से मैनेज करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल से मैनेज करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल नॉर्मली पब्लिक सेक्शन में लिखो, नॉर्मली पब्लिक सेक्शन में लिखो, उसको बाहर लिखा तो भी वो पब्लिक जैसे काम करेगा, वो प्राइवेट जैसे काम नहीं करता है। स्टैटिक वेरिएबल को नॉर्मली आप क्लास के नाम से एसेस कर सकते हो, क्लास के नाम से आप एसेस कर सकते हो, ये आपका फॉर्मेट होता है। ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हो, लेकिन इस क्लास से वो एसेस करना आसान होता है, यानी कि वो एफिशिएंट होता है ज्यादा। स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के बाद में फिर से डिक्लेयर करना पड़ता है, स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के बाद फिर से डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट आप मेंशन करोगे। साथ में सेम कंसेप्ट आता है स्टैटिक फंक्शन का। स्टैटिक वेरिएबल के आपके रूल्स रेगुलेशन आते हैं, क्या कंसेप्ट जो मैंने बताया वही आपको फॉर्मेट होता है। सिंटैक्स आप लिख पाओगे, स्टैटिक कीवर्ड डालो, क्लास के बाद फिर से उसको डिफाइन करना होगा। डेटा टाइप, क्लास नेम, कॉन्फ़िगरेशन और वेरिएबल। तेरे में मैंने वही बात किया भाई, स्टैटिक वेरिएबल आर यूज्ड टू मेंटेन वैल्यू व्हिच इज कॉमन टू एंटायर क्लास। पूरे क्लास के लिए जो कॉमन वैल्यू उसके लिए फिर आपका स्टैटिक वेरिएबल यूज होता है। वो इंक्लूड स्टैटिक कीवर्ड। नॉर्मली आपको स्टैटिक कीवर्ड ऐड करना पड़ता है, तो फिर वो आपका वेरिएबल स्टैटिक होता है। Static variable are stored separately rather than as part of object. Static variable का अलग से मेमोरी एलोकेट हुआ, वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड नहीं होता है, तो आपने आपका मेमोरी अलग होता है। Only one copy of static variable is created. एक ही आपका कॉपी क्रिएट होता है। अगर आपने कुछ उसको सेट किया तो बाय डिफॉल्ट वो 0 वैल्यू सेट कर देता है, बाय डिफॉल्ट उसमें 0 वैल्यू आ जाता है। They are also known as class variable. Static variable को आप class variable के हिसाब से भी बात कर सकते हो। Static variable को आप class variable बात करेंगे। Static variable member is to be declared global data which should be updated while program lives in memory. जो भी आपका concept है, वो आपका memory को अलग Static member function. Static member function ये आपका कंसेप्ट होता है। स्टैटिक वेरिएबल के जैसे आपका स्टैटिक फंक्शन होता है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन यानी कि जो मेंबर फंक्शन को आपको कॉमन करना है, नॉर्मली स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो फिर आप स्टैटिक फंक्शन यूज करते हैं। दो कंसेप्ट आता है, कुछ वैल्यू भी कॉमन होता है और कुछ फंक्शनैलिटी भी आपका कॉमन होता है। स्टैटिक फंक्शन आपका कंसेप्ट होता है, जो आपको कॉमन वैल्यू होता है उसको आप स्टैटिक वेरिएबल बात करोगे। जो फंक्शनैलिटी है कॉमन, सबको सेम फंक्शनैलिटी, उसको आप स्टैटिक फंक्शन से मैनेज करते हो, स्टैटिक फंक्शन से मैनेज करते हो। ये आपका फंक्शन होता है। जैसे आपको अगर मैं बात करता हूँ, कॉलेज में कोड आपका कॉमन होता है, कॉलेज में रोल नंबर वगैरह आपका कॉमन होता है। सेम वे कॉलेज में आपका जो कंसेप्ट है, कॉलेज में जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है वो भी सबके लिए कॉमन होता है। एडमिशन का प्रोसेस सबके लिए कॉमन होता है, तो इसको हम स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक फंक्शन से मैनेज करते हैं। तो स्टैटिक फंक्शन के अंदर में सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही यूज कर सकते हो। स्टैटिक फंक्शन के अंदर नॉर्मल वैल्यू को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टैटिक आपका कॉमन को एक्सेस करता है, तो स्टैटिक के अंदर आप नॉर्मल वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो ये आपका कुछ रूल होता है। स्टैटिक के पहले आपको डायरेक्ट क्लास के नाम से ही एक्सेस किया जाता है, स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के नाम से एक्सेस किया जाता है। स्टैटिक वेरिएबल को इनसाइड या फिर आप आउटसाइड दोनों जगह पर लेके आप डिक्लेयर कर सकते हो। ये आपका फॉर्मेट होता है। स्टैटिक फंक्शन का फिर से सिंगल कॉपी क्रिएट होगा, क्योंकि वो कॉपी है, इसके अलग अलग मेमोरी एलोकेट किया होता है। ये आपका कंसेप्ट है। ये आपका कंसेप्ट है। आप ये डेटा को मैं डिस्प्ले करो। आईएनटी स्टैटिक सीओ, ये आपका कंसेप्ट है। आईएनटी स्टैटिक सीओ, सीओ को मैंने स्टैटिक कीवर्ड बनाया है, स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर सकता है। सीओ को मैंने स्टैटिक वेरिएबल करके रखा है। सी आपका एक क्लास का नाम है, सी ये आपका क्लास का नाम है सी, यानी कि ये आपका कंस्ट्रक्टर है, ये आपका कंस्ट्रक्टर है। क्लास का नाम फंक्शन का नाम से है, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर है। क्लास का नाम फंक्शन का नाम से है, उसके पहले टिल साइन है, यानी कि ये आपका डिस्ट्रक्टर हो गया, ये आपका डिस्ट्रक्टर हो गया। ये आपका फॉर्मेट है।
सीओ एक वेरिएबल है भाई, सीओ एक वेरिएबल है, वो आपका काउंटर बात कर रहा है। स्टैटिक वेरिएबल बाय डिफॉल्ट आपका 0 से होता है। अगर आपको डिफाइन करना है तो 0 आप डिफाइन कर सकते हो। 1.5 से स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के बाद में डिक्लेयर करना होता है। आईडी क्लास का नाम है सी, स्कोप डिक्लेरेशन ऑपरेटर, वेरिएबल का नाम है सीओ। ओके चलेगा, ये आपका काम हो गया। कुछ भी सेट किया तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से ही देगा। वैसे मुझे स्टार्टिंग में कितने ऑब्जेक्ट थे, तो कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं थे, यानी कि 0 ही होता है। तो मैंने उसको सेट किया, आपको बाय डिफॉल्ट 0 होता है। जैसे ही कंस्ट्रक्टर आएगा, कंस्ट्रक्टर कौन होता है भाई, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। मैं कितने ऑब्जेक्ट करोगे, ए बी सी, 3 ऑब्जेक्ट है, यानी कि 3 बार कंस्ट्रक्टर कौन होगा, पहले सीओ आपका 0 होगा, सीओ आपका 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद आपका 2 हो जाएगा। ये आपके टोटल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सॉरी 0 का 1, उसके बाद 1 का 2 और 2 का 3 हो जाएगा। और फिर स्टैटिक फंक्शन के अंदर उसको मैं डिस्प्ले करूँ। स्टैटिक फंक्शन के अंदर मैं उसको डिस्प्ले करूँ। ये आपका फॉर्मेट है, ये आपका फॉर्मेट है। शो फंक्शन को मैं डिस्प्ले करूँ, सीओ को मैं डिस्प्ले करूँ, तो सीओ आपका डिस्प्ले हो जाएगा। सीओ आपको डिस्प्ले हो जाएगा। स्टैटिक फंक्शन के अंदर मैं सीओ को डिस्प्ले करूँ। अभी मुझे बताओ कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, ये किसके लिए आप पूछोगे भाई, क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट बैठे हो, कितने स्टूडेंट बैठे। ये मैं ऐसे नहीं पूछूंगा कि भाई आपको रोल को भी पूछूंगा कि भाई क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट बैठे। मैं क्या बात करूंगा कि इस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट बैठे, मैं क्लास को रेफर करूंगा, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को रेफर नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है। तो कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, क्लास के कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, ये मुझे मैनेज करना है। तो उसके लिए फिर आपको लिखना पड़ेगा भाई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सीओ, तो उसको मैंने स्टैटिक फंक्शन दिया है। ये आपका फॉर्मेट है, ज्यादा सोचो मत भाई कि ये आपको प्रोग्राम करना पड़ता है। ये स्टैंडर्ड आपका प्रोग्राम है। स्टैटिक फंक्शन का सिर्फ डेमो दिखाने के लिए प्रोग्राम होता है। थर्ड ईयर भाई लेक्चर चल रहा है, जस्ट टेस्ट देना है तो दो, नहीं देना है तो सामने जाकर बैठो। सीओ आपका फॉर्मेट है भाई, आपको काउंटर आपको शो करोगे, काउंटर आप शो करोगे, ये आपका फॉर्मेट है। कितने ऑब्जेक्ट है वो आप डिस्प्ले करोगे, वो आप डिस्प्ले करो। ये आपका फॉर्मेट है। सीओ आपका फॉर्मेट है, सीओ आपका फॉर्मेट है, ये आपका कंसेप्ट है। उसके बाद एबीसी 3 ऑब्जेक्ट हो गए, तो स्टैटिक फंक्शन को मुझे शो करना है। एबीसी 3 मैंने ऑब्जेक्ट किया है, 3 ऑब्जेक्ट किया, और फिर शो फंक्शन आपका स्टैटिक फंक्शन। तो नॉर्मली इसको मैं क्लास के हिसाब से एक्सेस करने वाला हूं। तो आगे मैंने लिखा है सी और फिर स्कोप रिजोल्यूशन और शो फंक्शन को मैंने कॉल किया है। यहाँ पर आपको नॉर्मली 3 ऑब्जेक्ट दिख जाएंगे। उसके बाद फिर से मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, अब चेंज मार्क करके बैठो आपके नोटबुक में, सिर्फ आपको यहाँ पर डेमो के लिए बता रहा हूँ। डी ऑब्जेक्ट करता हूँ, फिर से ई ऑब्जेक्ट करता हूँ, टोटल 5 ऑब्जेक्ट हो गए। फिर से मैं डिस्प्ले करूंगा कि क्लास के अंदर कितने ऑब्जेक्ट हुए, तो आपको शो करेगा कि फिर बाद में आपको 5 शो करेगा। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 5 दिखेंगे। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आपको पहले 3 ऑब्जेक्ट हुए थे, फिर से ई और ई, डी और ई मैंने 2 ऑब्जेक्ट किए, तो टोटल 5 ऑब्जेक्ट हुए। अभी यहाँ पर थोड़ा मैंने चेंज किया आपको दिखाने के लिए। कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने डी और ई ऑब्जेक्ट किया। इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, उसका स्कोप कितना है, वो ब्लॉक के लिए ही है। जैसे ब्लॉक कंप्लीट हुआ, डी और ई ऑब्जेक्ट आपके डिस्ट्रॉय हो गए, उसका डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और 2 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या लिखा है, काउंटर को मैंने सप्लाई किया है, काउंटर को मैंने सप्लाई किया। और फिर से अगर आप डिस्प्ले करोगे कि भाई कितने ऑब्जेक्ट है, तो बाद में कितना दिखेगा भाई, फिर से आपको 2 ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रक्टर कॉल हो गए, यानी कि डिलीट हो गए। तो ऑब्जेक्ट कितने बचेंगे भाई, फिर से 3 ऑब्जेक्ट बचेंगे। 3 ऑब्जेक्ट है, उसके बाद फिर से 2 ऑब्जेक्ट है, वो फिर से डिलीट हो गए, ब्लॉक खत्म, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, यानी कि फिर से ऑब्जेक्ट कम हो गए, और फिर से आपको 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट बचे। समझ में आ रहा है अभी, ये आप काम कर सकते हो। इसको मुझे स्टैटिक से ही मेंटेन करना पड़ेगा। स्टैटिक से कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आप मैनेज कर पाओगे क्या भाई, आप पूरे क्लास के ऑब्जेक्ट को बात करना है, क्लास के ऑब्जेक्ट को बात करना है। तो ये प्रोग्राम मुझे स्टैटिक से करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यह आपका कंसेप्ट होता है स्टैटिक कीवर्ड और स्टैटिक फंक्शन। तो आपके मेन कंसेप्ट है कि आपको प्रोग्राम चाहता है, आपके नोट्स में ये प्रोग्राम अवेलेबल है, ये प्रोग्राम अवेलेबल है। एक बार नोट्स को देखो, नहीं दिख रहा है तो फिर से मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगा। ये आपका कंसेप्ट है स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक फंक्शन। उसके बाद फिर आपका कंसेप्ट आता है मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन का एक टॉपिक आता है, मेमोरी कैसे एलोकेट करनी है। तो मैंने आपको बताया था, अभी तक आपने कितने कंसेप्ट देखे भाई,
स्टैटिक वेरिएबल देखा, स्टैटिक फंक्शन देखा, नॉर्मल फंक्शन देखा था और नॉर्मल वेरिएबल। ये 4 टोटल तेरे पास कंसेप्ट आते हैं। तो रेगुलर कंसेप्ट होता है, यहाँ पर आप डायग्राम में देखोगे आपको जल्दी से क्लियर होगा। नंबर कौन सा वेरिएबल है भाई? स्टैटिक वेरिएबल। शो कौन सा फंक्शन है? स्टैटिक फंक्शन। सेट कौन सा फंक्शन है? नॉर्मल फंक्शन। तो आपको थियरी में इतना ही बताना है। एमएसबीटी में देखोगे तो सबको अलग अलग स्टेटमेंट दिखा है। मैं एक ही स्टेटमेंट में बात किया, आपको जो लिख कर दिया 2 स्टेटमेंट में बात कर दिया। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन। इसके लिए कॉमन मेमोरी एलोकेट होगा, वही मेमोरी हर कोई यूज करेगा, वही मेमोरी हर कोई यूज करेगा। जितने भी ऑब्जेक्ट करो उसको हर कोई वही मेमोरी एलोकेट करेगा। ये आप बता सकते हैं। और इसके लिए जो मेमोरी है वो एक ही बार एलोकेट होगा। कब एलोकेट होगा भाई? जब आपने सिर्फ क्लास लिखा है, जब आपने सिर्फ क्लास लिखा है तभी इसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, तभी इसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। यही पॉइंट आपको मेंशन करना है। स्टैटिक वेरिएबल एमएसबीटी में लिखा है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन फॉर स्टैटिक वेरिएबल डन ओनली once at a time at the time of class declaration. It is common for all objects. ये आपको कर सकते हैं। फिर से सेम स्टेटमेंट उन्होंने स्टैटिक फंक्शन के लिए लिखा है, फिर से सेम स्टेटमेंट उन्होंने रेगुलर फंक्शन के लिए लिखा है। ये आपका पहला कंसेप्ट हो गया स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन के लिए एक ही बार मेमोरी एलोकेट होगा, वो कॉमन मेमोरी देगा। जो आपके नॉर्मल वेरिएबल है, जो आपके नॉर्मल वेरिएबल है उसके लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगा एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगा। कब भाई? क्लास क्रिएट करते वक्त, जब उसका ऑब्जेक्ट करोगे तब आपका मेमोरी एलोकेट होता है। इनडायरेक्टली आपको कर सकते हो वो मेमोरी एलोकेट करते रहेगा। ये आपका फॉर्मेट है, मास के लिए अलग मेमोरी, मास के लिए अलग मेमोरी। ये आपको फॉर्मेट है, यही आपको एक्सप्लेन करना है। मेमोरी एलोकेशन यही कर सकता है। 4 मास के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद आपका फ्रेम फंक्शन, फ्रेम क्लास फॉर्मेट हुई है भाई, जो मैंने आपको बताया। फ्रेम फंक्शन, फ्रेम क्लास यानी कि फ्रेम फंक्शन। अगर मुझे क्लास का डेटा एक्सेस करना है, क्लास का डेटा मुझे एक्सेस करना है, तो फिर आपका फ्रेम फंक्शन का कंसेप्ट यूज होता है। लेकिन क्लास का मुझे प्राइवेट डेटा एक्सेस करना है। नॉर्मल आपको प्राइवेट डेटा कहीं पर नहीं जाता है, इनहेरिटेंस हो, पॉलीमॉर्फिज्म हो, प्राइवेट डेटा जा ही नहीं सकता है। तो फ्रेम फंक्शन आपका कंसेप्ट होता है, जिस फंक्शन को आप फ्रेम डिक्लेयर करते हो उसके पास आप प्राइवेट डेटा भेज सकते हो। तो ये आपका फॉर्मेट होता है। वही आपको बताना होता है कि फ्रेम फंक्शन आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, फ्रेम कीवर्ड से बताना पड़ता है। फ्रेम के पास आप ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस कर पाओगे। मैंने आपको कैसे बताया, यहाँ पर अगर आप देखोगे ओके चलेगा। यहाँ पर मैंने ये कंसेप्ट बताया, शो को मैंने फ्रेम बना कर रखा है, शो के अंदर फ्रेम बना कर रखा है। डिजिटल क्लास में शो को फ्रेम बना कर रखा है। फीट और ईच को क्लास के अंदर, खुद के क्लास के अंदर फीट और ईच को एक्सेस करना है तो डायरेक्ट फीट से एक्सेस करोगे। तो फ्रेम फंक्शन के अंदर आपको फीट और ईच को एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको फीट और ईच को एक्सेस करना पड़ेगा। ये आपका फॉर्मेट होता है। ये आप पहला पॉइंट बात करोगे। उसके बाद जो फ्रेम फंक्शन होता है वो क्लास के बाहर का फंक्शन होता है। फ्रेम फंक्शन क्लास के बाहर है तो ही वो काम करना है। ओके चलेगा। फ्रेम फंक्शन को क्लास के अंदर आपको फ्रेम कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करना पड़ेगा। फ्रेम कीवर्ड के साथ आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपके कुछ पॉइंट होते हैं। फ्रेम का स्टेटमेंट आपका पब्लिक सेक्शन में लिखो, या आपको फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट है। इसी को आपको थ्योरी में बताना पड़ता है। फ्रेम फंक्शन का डिक्लेरेशन क्लास के अंदर बताओ और फिर बाद में उसका डेफिनेशन आता है। फ्रेम फंक्शन को आप डायरेक्ट फंक्शन के नाम से एक्सेस कर पाओगे। ये आपको फॉर्मेट है, थ्योरी में आप बताओगे। सेंटेंस आता है फिर, और फिर एग्जांपल देते चलो। सबका एक एक एग्जांपल देते चलो। कम से कम मैंने 2 लाइन का थ्योरी लिखा, 3 लाइन का थ्योरी लिखा, उसके बाद उसका छोटा सा एग्जांपल दो। जैसे मैंने पहले का प्रोग्राम आपको लिख कर दिया, वहां पर वो कुछ काम करना था या नहीं करना था वो मुझे लेना देना नहीं। मैंने सिर्फ वहां पर लिखा कि भाई ये मैंने आउटसाइड क्लास डेफिनेशन लिखा, ये मैंने फ्रेम फंक्शन से किया। वो उस वे से आपका एक छोटा सा एग्जांपल देते चलो, बस एग्जांपल देते चलो, यानी कि सिंटैक्स करके उसको डिफाइन कर। सेम कंसेप्ट आता है फ्रेम क्लास। फ्रेम फंक्शन क्या है भाई? किसी एक ही फंक्शन के पास मुझे मेरा प्राइवेट डेटा भेजना है। फ्रेम क्लास कब यूज करते हो? अगर मुझे बहुत सारे फंक्शन है उसके पास मुझे मेरा प्राइवेट डेटा भेजना है। सिर्फ एक वेरिएबल है उसके बाद प्राइवेट डेटा भेजा, सॉरी एक फंक्शन है उसके पास प्रिंट कर दिया, दूसरे फंक्शन को प्रिंट कर दिया, तीसरे फंक्शन को प्रिंट कर दिया, ऐसे 50 फंक्शन को प्रिंट करने से अच्छा मैं क्या करूंगा, 50 जो फंक्शन है उसको एक क्लास के अंदर डालूंगा। बहुत सारे जो फंक्शन है उसको मैंने एक क्लास के अंदर डाला, एबीसी क्लास के अंदर डाला,
और सिर्फ एबीसी क्लास को फिर मैं ट्रेड बात करूँ, सिर्फ एबीसी क्लास को मैंने ट्रेड बात कर दिया। बात करता हूँ उस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन है सब आपका प्राइवेट डेटा एक्सेस कर पाएंगे, सब आपका डेटा प्राइवेटली एक्सेस कर पाएंगे। तो ये आपका कंसेप्ट होता है थ्रेड फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन के पास ही आप प्राइवेट डेटा भेज रहे हो। थ्रेड क्लास यानी कि सारे फंक्शन के पास आप प्राइवेट डेटा भेज रहे हो। पूरा चैप्टर का ही आपको थ्योरी में तो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप पेपर सर्च करोगे ना तो ईच एंड एवरी जितना मैं थ्योरी बता रहा हूँ वो आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन में उठा दे रहा हूँ। अगर वो रैंडमली उठाऊंगा तो आपको भी वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। बाकी का पूरा चैप्टर है, आगे के जो चैप्टर है वहां पर पर्टिकुलर क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं पूरा ही कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर आगे का एक आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कंस्ट्रक्टर। क्लास का नाम फंक्शन का नाम सेम है तो उसको हम कंस्ट्रक्टर बात करेंगे। क्लास का नाम फंक्शन का नाम सेम है तो उसको हम कंस्ट्रक्टर बात करेंगे। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। क्या क्या पॉइंट्स बात करेंगे कंस्ट्रक्टर के? 4 पॉइंट्स तो आपको बताना पड़ेगा। सेम नेम क्लास नेम रहता है तो चलेगा। ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, आपको एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करना होता है। उसके बाद रिटर्न टाइप नहीं होता है, उससे आप कुछ वैल्यू रिटर्न भी नहीं कर सकते। ये सब आपको थ्योरी में बताना पड़ेगा। ओके चलेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कंस्ट्रक्टर पब्लिक सेक्शन में ही डिफाइन करो। पब्लिक सेक्शन में डिफाइन करो या आपके पॉइंट लेंगे भाई कि कंस्ट्रक्टर में कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए होता है या फिर मेमोरी एलोकेट करने के लिए होता है। कंस्ट्रक्टर के अलग-अलग टाइप्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर के अलग-अलग टाइप्स होते हैं। ओके चलेगा। यहाँ पर ये कंसेप्ट है, यहाँ पर सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। इंटीजर मेरा क्लास है, इंटीजर मेरा क्लास है, उसका मैं I1 ऑब्जेक्ट कराऊं, ऑटोमेटिकली उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कुछ भी पैरामीटर पास कीजिए यानी कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। इंटीजर क्लास है, उसके अंदर मैं 10, 20, 30 तीन वैल्यू में भेज रहा हूँ, तीन वैल्यू में भेज रहा हूँ, तीन वैल्यू मैंने भेजा A, B, C, तीन वैल्यू आपका चला जाएगा, तीन वैल्यू आपको वहां पर जा रहा है। कौन सा कंस्ट्रक्टर है भाई? कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं कुछ वैल्यू भेज रहा हूँ यानी कि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। यहाँ पर देखो I4 इक्वल टू 40, मैं सिर्फ सिंगल वैल्यू भेज रहा हूँ या I4 के लिए देखो सिंगल वैल्यू में भेज रहा हूँ। एग्जैक्टली सिंगल वैल्यू के लिए इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए कोई कंस्ट्रक्टर लिखा है क्या नहीं? कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं, सिंगल इंटीजर वैल्यू के लिए कोई भी एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर लिखा है। तो फिर यहाँ पर क्या आता है? हेलो इलेक्ट्रॉनिक्स, वहां पर वो स्टूडेंट बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। A, B दो आपके वेरिएबल है भाई, जो आपके वेरिएबल है जो आपका कंसेप्ट है। A के अंदर मैं कुछ लिखा नहीं लेकिन B को इक्वल टू 50 करके रखा है, B इक्वल टू 50 करके रखा है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब है कि भाई B के पास अगर डेटा नहीं आता है तो बाय डिफॉल्ट उसका वैल्यू 50 कंसीडर कर लो, बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू 50 कंसीडर कर लो। तो ये आपका फॉर्मेट होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट कंसेप्ट होता है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कुछ आर्गुमेंट को मैंने डिफॉल्ट सेट कर दिया है, ये आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो जाता है। ये आपका फॉर्मेट है। 40 वैल्यू A के पास 40 वैल्यू जाएगा, B का वैल्यू दिया नहीं था तो बाय डिफॉल्ट वो 50 कंसीडर करेगा। अगर उसके पास कुछ वैल्यू भेजते हो तो फिर वो अपडेटेड वैल्यू कंसीडर करेगा। अगर यहाँ पर मैं 40,60 लिखा तो फिर वो 50 नहीं कंसीडर करेगा, वो 60 कंसीडर करेगा। ये आपका फॉर्मेट होता है कॉल बाय, कॉल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और फिर आगे का कंसेप्ट आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर यानी कि आपका फॉर्मेट होता है अगर मैं कंस्ट्रक्टर के पास इंटीजर वैल्यू भेजता हूँ नो प्रॉब्लम, अगर मैं कंस्ट्रक्टर के पास फ्लोट वैल्यू भेजता हूँ नो प्रॉब्लम। अगर कंस्ट्रक्टर के पास में सेम क्लास का ऑब्जेक्ट अगर मैं भेजता हूँ, कंस्ट्रक्टर के पास में सेम क्लास का ऑब्जेक्ट भेजता हूँ तो वो जो कंस्ट्रक्टर बनता है उसको मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर बात करता हूँ। I3 ये मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करो, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करो और ये कंस्ट्रक्टर क्या एक्सेप्ट कर रहा है? इंटीजर क्लास का ही ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है, इंटीजर क्लास का ही ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसको मैं बात करूंगा ये आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। इधर का जो वैल्यू है I2 का वैल्यू मुझे I3 में कॉपी करना है तो उसके लिए फिर आपका ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है। आपको कंसेप्ट में मोस्ट ऑफ आपको थ्योरी के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम में आएगा नहीं। तो लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर आपको ये बताना है I2 ये मैंने ऑब्जेक्ट भेजा तो ये तो आपको पॉइंटर तक थोड़ा बहुत शायद पता होगा।
फिर चैप्टर के पावर को x के अंदर आपको वो वैल्यू आ गया और x का रेफरेंस फील्ड है n के अंदर वो डालो, ये रेफरेंस पॉइंटर से वो मैंने काम किया है, फिर से वो काम होता है तो x का सारा डेटा में आपके आईटी के अंदर आपका डेटा कॉपी हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेट होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये आपके कंसेप्ट आपको पूछ लेगा। 4 टाइप्स के कंसेप्ट आते हैं, डायनामिक कंसेप्ट बाकी है और फिर खत्म। कौन सा कंसेप्ट हो गया भाई ये? फंक्शन ओवरलोडिंग। सेट फंक्शन है, सेट फंक्शन है बहुत बड़े सेट फंक्शन है, ये आपका सेम नाम से फंक्शन लिखा है, सिर्फ उसमें पैरामीटर मैंने डिफरेंट किया। फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे इंप्लीमेंट करते हो भाई? सेम नेम फंक्शन रहेगा, नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट करो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है भाई? उसका डेटा टाइप डिफरेंट करो भाई, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। दोनों सेम है तो फिर आपको डायरेक्ट एरर आएगा। फंक्शन ओवरलोडिंग, सेट फंक्शन सेट फंक्शन सेट फंक्शन, नंबर ऑफ पैरामीटर अलग है, यानी कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हो जाता है। सेम है ये जो कंसेप्ट है, ये कौन सा हो गया भाई? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे आपको कंस्ट्रक्टर दिखे, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का आपका कंसेप्ट होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स, आपको टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। इस बार नहीं आया तो नेक्स्ट सेमेस्टर तो आएगा, वहां पर नहीं आया तो 6 सेमेस्टर में तो आएगा। सेम आपका ये मैंने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से किया। एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर, कौन सा कंस्ट्रक्टर हुआ भाई ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हुआ? ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कौन हुआ? पैरामीटर। बहुत सारे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर आप कर सकते हैं, ये आपका फॉर्मेट है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। उसके बाद आपका कंसेप्ट आता है भाई डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर मैंने आपको बताया क्लास का नाम फंक्शन का नाम सेम है, उसके पहले मैंने टिल साइन यूज किया, ये आपका डिस्ट्रक्टर होता है, ये आपका डिस्ट्रक्टर होता है। ये आपका फॉर्मेट है क्लास नेम फंक्शन नेम सेम है, उसके पहले टिल साइन है, यानी कि डिस्ट्रक्टर हो गया। डिस्ट्रक्टर आपका एक ही होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टर क्लास के अंदर एक ही होना चाहिए। ये आपका फॉर्मेट होता है। डिस्ट्रक्टर मेमोरी डीअलोकेट के लिए होता है। जैसे आपका ये ब्लॉक मैंने अभी आपको वो एग्जीक्यूट करके दिखाया था, ब्लॉक डाला, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे ही ब्लॉक खत्म होता है, ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होता है, ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हुआ, यानी कि वो डिस्ट्रक्टर कौन करेगा, यानी कि वो मेमोरी डीअलोकेट कर देगा। ये होता है, ये आपका फॉर्मेट है डिस्ट्रक्टर। आपको क्वेश्चन आता है मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर नहीं तो आपको फिर डायनामिक कंसेप्ट पूछाएगा। दोनों का कंसेप्ट एक ही है, न्यू और डिलीट दो आपके ऑपरेटर होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर होते हैं। न्यू यानी कि मेमोरी अलोकेट करने के लिए, डिलीट यानी कि जो मेमोरी बना है उसको डिलीट करने के लिए। तो ये आपके दो ऑपरेटर होते हैं, दो आपके ऑपरेटर है। अच्छी तरह से देख भाई, न्यू ऑपरेटर से मैं मेमोरी अलोकेट करता हूँ, लेकिन न्यू ऑपरेटर यूज करना है तो आपको पॉइंटर से ही मैनेज करना पड़ेगा। पॉइंटर से ही मेमोरी अलोकेट होता है, जैसे आपका लिंक लिस्ट में आपने पॉइंटर से मेमोरी अलोकेट किया था, वैसे वो मेमोरी अलोकेट होता है। साथ में डिलीट से, न्यू से अगर आपने मेमोरी अलोकेट किया है तो ही वो मेमोरी डीअलोकेट हो सकता है, तो ही मेमोरी डीअलोकेट हो सकता है। यहाँ पर देखो आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा, ये छोटा सा एग्जांपल आप दे सकते हो न्यू और डिलीट का। मेन मेमोरी है आईटी स्टार ए, यानी कि एक मैंने पॉइंटर दिया, न्यू आईटी यानी कि ये सिर्फ मैंने पॉइंटर करके रखा है, ये प्रॉपर वैसे मैंने पॉइंटर करके रखा है। आगे मैंने लिखा स्टार ए इक्वल टू 100, स्टार ए इक्वल टू 100। सर सलीम सर स्टार ए इक्वल टू 100 मैंने लिख रखा है, स्टार ए इक्वल टू 100 लिख रखा है, यानी कि ए जो इंटीजर वेरिएबल है उसके अंदर मैंने 100 करके डाला है। लेकिन ये आपका नॉर्मली आईटी ए लिखते हैं तो वो आपका नॉर्मल वैसे मेमोरी अलोकेट होता है। ये क्या है, जब मैं डिलीट ए लिखता हूँ तो जो मेमोरी अलोकेट हुआ वो डिलीट भी हो सकता है। तो ये आपका कंसेप्ट है, न्यू ऑपरेटर से आप मेमोरी अलोकेट कर सकते हो, सेम में डिलीट ऑपरेटर से आप मेमोरी डिलीट कर सकते हो। तो ये आपका फॉर्मेट है, यही आप कंसेप्ट लिखोगे। अगर यही कंसेप्ट अगर न्यू डिलीट से अगर मैं पास कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं मेमोरी कर रहा हूँ तो फिर वो आपका डायनामिक कंसेप्ट होता है। क्लास का नाम है डी अंडरस्कोर कॉल, क्लास का नाम है, फंक्शन का नाम है डी अंडरस्कोर कॉल, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर हो गया। कंस्ट्रक्टर के अंदर में मेमोरी कैसे अलोकेट करो भाई, डायनामिक वे से मेमोरी अलोकेट करो। कंस्ट्रक्टर के अंदर में डायनामिक वे से मेमोरी अलोकेट करो, इसलिए ये जो कंस्ट्रक्टर हुआ वो डायनामिक कंस्ट्रक्टर हुआ, ज्यादा कुछ नया कंसेप्ट नहीं। डायनामिक कंस्ट्रक्टर आपको इजीली पूछाएगा,
डीकॉल नाम से आपका एक ऑब्जेक्ट है, डीकॉल नाम से ऑब्जेक्ट है, जीसी डॉट शो, सॉरी ये कंसेप्ट डीकॉल का मैंने ऑब्जेक्ट किया, ऑटोमेटिकली उसका कंसेप्ट कॉल होगा। कॉस एन एन नाम से जो पॉइंटर किया है उसके लिए मैंने 15 बाइट्स का मेन डेवलप करूंगा। रन टाइम पे मैं 15 बाइट्स का मेन डेवलप करूंगा। यहाँ पर अगर मैं 115 लिखा तो 115 बाइट्स का मेन डेवलप करूंगा। रन टाइम पे मैं डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करो और फिर उसके अंदर मैंने कुछ बाहर पे डाला, ये आपका फॉर्मेट हो गया। डायनामिकली मैंने मेमोरी एलोकेट किया, यानी कि ये कंसेप्ट आपका डायनामिक कंसेप्ट हो गया। और उसके बाद डीसी डॉट शो लिखा, तो शो फंक्शन से आपको डेटा डिस्प्ले होगा। आपको पॉइंट है होगा तो पूछ सकते हो। उसके बाद आपको कैसे पता है नेस्टेड क्लास, छोटा सा कंसेप्ट, चांसेस कम है भाई, लेकिन अगर आपको बात करना है तो कर सकते हो। एक फंक्शन है, उसके अंदर मैंने ये क्लास लिखा है, फंक्शन के अंदर मैंने क्लास लिखा, तो ये आपका नेस्टेड क्लास हो गया भाई। ये आपका नेस्टेड क्लास नहीं तो इनर क्लास आप बोल सकते हो। नेस्टेड क्लास का कंसेप्ट हो गया। नॉर्मली मैंने फंक्शन को ही कॉल किया, फंक्शन को ही कॉल किया, फंक्शन आपको कॉल हो रहा है, लेकिन फंक्शन के अंदर फिर मैंने ये क्लास लिखा है, उसके अंदर एस ऑब्जेक्ट किया, एस डॉट सेट 45 एस डॉट शो, तो सेट और शो फंक्शन मैंने लिखा, थ्री के हिसाब से आपको मिल फंक्शन के अंदर मैंने क्लास लिखा, तो आपका इनर क्लास का कंसेप्ट हो जाएगा। और फिर आपका नेस्टेड क्लास का भी एक कंसेप्ट आता है, नेस्टेड क्लास के अंदर मैंने क्लास लिखा है, वो क्या होता है भाई, वो आपका फंक्शन के अंदर क्लास लिखा है, या आपने क्लास के अंदर क्लास लिखा है, तो ये नेस्टेड क्लास हो गया। बाहर का स्टूड आपका क्लास है, ओके, क्लास ए ये आपका कंसेप्ट है, क्लास ए आपका क्लास है एक्स, और फिर आपका सेट और शो फंक्शन, सेट और शो फंक्शन है। स्टूड क्लास के अंदर ए क्लास लिखा है, ए क्लास लिखा है, तो ये आपका फॉर्मेट है, इसको आप नेस्टेड क्लास बात करोगे, नेस्टेड क्लास बात करोगे। यहाँ पर कंसेप्ट होता है सेट फंक्शन ए डॉट सेट लिखा, तो अंदर की क्लास को आप एक्सेस कर सकते हो, बाहर की क्लास से मैं अंदर की क्लास को एक्सेस कर सकते हो, अंदर की क्लास से मैं बाहर की क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते हो। ये आपका फॉर्मेट है, समझ में आ रहा है। बाहर का बंदे को सब पता है कि अंदर क्या है, अंदर की बंदे को पता नहीं कि बाहर क्या है, ये आपका फॉर्मेट है। तो ए क्लास स्टूड के अंदर ए क्लास है, तो यहाँ से मैं ए डॉट सेट टेप, यानी कि यहाँ से मैं सेट के पास जा सकता हूँ, यहाँ से मैं सेट के पास जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसे बात कर सकते हो कि मुझे सेट फंक्शन कॉल करना है, या फिर मास का वैल्यू क्या है, मास का वैल्यू क्या है वो अगर आपको देखना है तो यहाँ पर फिर आपको ये लगेगा, क्योंकि मास का आपने डिक्लेयर किया बाहर के उसको पता है, उसका स्कोप सिर्फ उतने ब्लॉक के लिए है। ये आपको कंसीडरेशन चांसेस कम है भाई, डाउट होगा तो पूछो। नेस्टेड क्लास सर्विस इनर क्लास, इनर क्लास Nested function.